गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा अगला टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का अगला टॉपिक है भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। जैसा कि ये टॉपिक नाम से हमें पता चलता है कि भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह, यानी जब व्यक्ति को भूख लगेगा तो जाहिर सी बात है वह अपने भूख को शांत करने के लिए कुछ न कुछ कठिनाइयों, कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करेगा। और जब वह कठिनाइयाँ और समस्याएं उसके सहन सीमा से बाहर हो जाएंगी, सहन शक्ति से बाहर हो जाएंगी, तो वह जन विद्रोह करेगा। यानी जब यह समस्या एक समूह के अंदर, एक जनता के अंदर भूख की समस्या होगी, सभी लोगों के अंदर भूख की समस्या होगी, भूखमरी की समस्या होगी, तो वह कठिनाइयों का सामना करेंगे और एक जन विद्रोह करना शुरू कर देंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये तीनों शब्द एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भूख कहने के लिए तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तव में यह मनुष्य के जीवन में, या आप कह सकते हैं कि इस संपूर्ण जीव जगत में जितने भी जीवित वस्तुएं हैं उनके लिए भूख एक अभिशाप से कम नहीं। तो जब व्यक्ति को भूख लगती है तो वह समस्याओं का सामना करता है। ऐसा ही कुछ 1830 के दशक में यूरोप में हुआ। यूरोप में 1830 के दशक में भूखमरी की स्थिति बन गई। कारण क्या था उसका, तो पहले हम उसके कारण को जानने का प्रयास करते हैं। जो सबसे बड़ा कारण था उसका वह था जनसंख्या वृद्धि। 1830 के दशक में यूरोप में जो जनसंख्या विस्फोट हुआ, उस जनसंख्या विस्फोट की वजह से एक बड़े पैमाने पे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने लगी। रोजगार की समस्या, जो रोजगार करने वाले लोग थे वह अधिक थे और रोजगार जो था वो कम था, यानी रोजगार की मांग बढ़ गई। कारण क्या था, बढ़ती हुई जनसंख्या। आप दूसरे शब्दों में कहें, एक अनार 100 बीमार की स्थिति बन गई। और जब ये स्थिति बनी तो हुआ क्या कि लोग गांव से शहरों की तरफ पलायन करने लगे। अब लोगों ने क्या किया, गांव से शहरों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया, क्योंकि गांव में रोजगार नहीं होते। जैसा आज भी वर्तमान में आप देखेंगे कि जो भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे रोजगार के अवसर न होने की वजह से, या भारत के जो ग्रामीण अंचल है जहाँ पे उद्योग कारखाने न होने की वजह से रोजगार की समस्या उत्पन्न होती है, और उस समस्या को समाप्त करने के लिए लोग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता जैसे महानगरों की तरफ पलायन करते हैं। तो जब एक बड़ी जनसंख्या जब शहरों की तरफ पलायन करेगी तो शहरों में भी उस पलायन को संभालने में दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, जब इतनी भारी भीड़ शहरों की तरफ जाएगी तो उनके रहने की व्यवस्था कम हो जाएगी। तो वो क्या करेंगे, झुग्गी झोपड़ियों में रहना शुरू करेंगे। अब उन झुग्गी झोपड़ियों में बुनियादी सुविधाएं तो होती नहीं हैं, जैसे शौचालय की व्यवस्था या साफ़ सफाई की व्यवस्था या इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत या सड़क या नाली की निकासी, ये सारी समस्याएं, सारी व्यवस्थाएं तो वहाँ होती नहीं स्लम एरिया में। जिसकी वजह से होता क्या है कि वहाँ पे संक्रामक बीमारियाँ भी फैलती हैं। अब शहरों में रोजगार के लिए बड़े पैमाने पे लोग पलायन करते हैं, तो जब वहाँ पलायन करते हैं तो उनको रोजगार तो मिल जाता, लेकिन और बेसिक जो चीज़ें होती हैं वह नहीं मिल पाती। ऐसा कुछ 1830 के दशक में यूरोप में हुआ। जब वहाँ लोग भूखमरी के कगार पे आने लगे तो उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। एक स्थिति ऐसी बन गई कि लोगों ने केवल पेट भरने के लिए काम मांगना शुरू किया। सिर्फ ये कहा कि हमें आप काम दे दीजिए, बदले में 2 वक्त की रोटी दीजिए और चाहे जो हमसे करा लीजिए। यानी वो 2 वक्त की रोटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए। भूखमरी की ये स्थिति वहाँ बन गई। अब इसके पीछे जो कारण था, एक कारण और था कि यूरोप में लघु उद्योग कार्य करते थे, यानी हाथ से कार्य होते थे। सूती वस्त्र या जो भी कपड़े के कल कारखाने होते थे वह हाथों से काम करते थे। उसी दौरान जब इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, मशीनों से कपड़े बनने लगे, तो उसकी वजह से जो छोटे छोटे लघु उद्योग थे इनके सामने समस्या उत्पन्न हो गई। इनका व्यापार धीरे धीरे सीमित होने लगा। यानी मशीनीकरण ने जो लघु उद्योग था उसको समाप्त करने की पूरी प्रक्रिया को चालू कर दिया।
अब जो लघु उद्योग वाले थे, इनके सामने समस्या क्या थी कि ये अपना जो प्रोडक्ट बनाते थे, जो उत्पाद बनाते थे, वह हाथ से बनाते थे, उसकी कास्ट, उसकी प्राइस अधिक होती थी, उसकी मूल्य अधिक होती थी। जबकि इंग्लैंड से जो मशीनों के द्वारा तैयार माल आता था, आयातित होता था यूरोप में, वह सस्ता पड़ता था, जिसकी वजह से लघु उद्योग धीरे धीरे क्या हुए, इनकी मांग लघु उद्योगों की, जो लघु उद्योग के उत्पाद थे, उनकी मांग धीरे धीरे कम होने लगी और बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी। एक कारण उसमें जो अगला कारण था क्या था कि जब 1830 के समय में जो कुलीन वर्ग था वो यूरोप के, जब 1815 में रूढ़िवादी शासन व्यवस्था पुनः यूरोप में शुरू हो गई, तो उसी दौरान 1830 के आसपास जो कुलीन वर्ग था, इनके द्वारा जो कृषक वर्ग था उनका शोषण किया जाना पुनः शुरू हो गया। अब उसकी वजह से भी काफ़ी समस्याएं वहाँ जो कृषक वर्ग था उसको भुगतना पड़ा। फिर क्या हुआ कि किसी वर्ष जब वहाँ गांव में फसल खराब हो जाती थी, खेती तो गांव में ही होगी, शहरों में तो होगी नहीं, तो गांव में किसी वर्ष अगर फसल खराब हो जाती थी तो वहाँ पे भुखमरी की स्थिति बन जाती थी और इस वजह से वहाँ पे गरीबी बढ़ जाती थी और लोग शहरों की तरफ पलायन करते थे। 1848 एक ऐसा ही वर्ष था जब खाने पीने की कमी हो गई, जिसकी वजह से व्यापक बेरोजगारी बढ़ गई। और जब व्यापक बेरोजगारी बढ़ी तो लोग पेरिस की सड़कों पर उतर आए और जगह जगह इन्होंने क्या किया, धरना प्रदर्शन करना शुरू किया, जगह जगह अवरोध लगा दिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने में लोगों को रोकने लगे, यानी अपना जो जन विद्रोह था वह शासन के विरुद्ध ये करने लगे। तत्कालीन समय में वहाँ जो सम्राट हुआ करते थे लुई फिलिप, अब लुई फिलिप के विरोध में वहाँ जन विद्रोह व्यापक रूप ले लिया, जिसकी वजह से लुई फिलिप अपना शहर छोड़ के भागने को मजबूर हो गए। लेकिन उसी समय जो वहाँ नेशनल असेंबली थी, जो वहाँ राष्ट्रीय संसद थी, उन्होंने क्या किया कि गणतंत्र रिपब्लिक की घोषणा कर दी। अब ये गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र अर्थात जो राष्ट्र के सर्वोच्च पद पे जो व्यक्ति आसीन होगा वह लोगों के द्वारा चुना जाएगा, न कि वह वंशानुगत होगा, यानी वह वंशानुगत नहीं होगा, वह लोगों के द्वारा चुना जाएगा। तो फ्रांस 1848 में उसमें क्या हुआ कि गणतंत्र की घोषणा की गई और उसी के साथ साथ 21 वर्ष से ऊपर जितने भी पुरुष थे सबको मताधिकार का अधिकार दिया गया। साथ ही साथ काम की गारंटी दी गई, जैसे अपने वहाँ चलता है ग्रामीण क्षेत्रों में, आपने सुना होगा नरेगा, नेशनल रूरल ग्रामीण जो रोजगार एक्ट है, यानी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन योजना के अंतर्गत, ठीक है, उसी टाइप से एक काम की गारंटी वहाँ पे दी गई कि अब हर आदमी को काम मिलेगा। अब उसके लिए सरकार को कुछ कार्य भी करने पड़ेंगे, ऐसे तो हम कह नहीं सकते हैं कि हाँ किसी को हम सबको काम देंगे, भाई उसके लिए व्यवस्था भी तो हमको चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ की नेशनल असेंबली ने क्या किया कि राष्ट्रीय कारखाने लगाना शुरू किया, यानी सरकार ने खुद कारखाने लगाना शुरू कर दिया, वह किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा नहीं लगाया जाता, सरकार ने खुद कारखाने लगाना शुरू किया और लोगों को उसमें रोजगार देने का प्रयास करने लगे, रोजगार को बढ़ावा देने लगे। इससे पहले 1845 में सिलेसिया जो मध्य यूरोप में पड़ता है, इसका अधिकतर भाग वर्तमान पोलैंड में है, वहाँ पे बुनकरों ने जो ठेकेदार थे, जो बुनकर थे, जिस ठेकेदार के अंडर में वो काम करते थे, उनके विरुद्ध इन्होंने विद्रोह कर दिया। कारण क्या था कि ठेकेदार इनको कच्चा माल देता था बुनकरों को और उनसे निर्मित जो कपड़ा लेता था उसकी कीमत बहुत कम रखता था, जिसकी वजह से उनका पारिश्रमिक जो होता था कम होता था। और जब पारिश्रमिक कम होगा तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो मांग है, जो उनका खर्चा है वो पूरा नहीं होगा। वो अपने परिवार को ठीक तरीके से जिला खिला नहीं सकते, अपने परिवार के भूख को शांत नहीं कर सकते। तो इसलिए वहाँ के जो बुनकर थे उन्होंने ठेकेदारों के विरोध में एक विद्रोह कर दिया। अब इसी संदर्भ में पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटना का जिक्र किया है। अब वह जो गांव था वो 18,000 आबादी वाला था और वहाँ सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय व्यापक रूप में चल रहा था। अब श्रमिकों की जो हालत थी वहाँ खस्ता इसलिए थी कि जो ठेकेदार था वो कच्चा माल इनको देता था और बदले में जो बुना हुआ माल लेता था वो कम रेट पे लेता था, यानी उसमें पारिश्रमिक भी नहीं निकल पाती थी उनकी।
तो अब वहाँ क्या हुआ कि जो 18,000 की आबादी वाला सिलेसिया गांव था, जो वर्तमान में पोलैंड में, उसका सिलेसिया का अधिकतर भाग पोलैंड में पड़ता था, तो वहाँ के श्रमिकों ने वहाँ के ठेकेदार के विरुद्ध एक विद्रोह कर दिया। उसी क्रम में 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भारी भीड़, जो वहाँ के बुनकर थे उनकी एक भारी भीड़, वह अपने घरों से निकली और ठेकेदार के कोठी की तरफ चली गई। चूँकि उनके मन में ये हो गया कि करो या मरो, आज हम इनसे या तो दाम बढ़वाएंगे या तो हम उत्पात मचाएंगे, यानी अपनी मांग को किसी न किसी तरीके से मनवाएंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करवाएंगे। तो जब भीड़ ठेकेदार के घर की तरफ गई तो वे जो मजदूर थे, वह जो बुनकर थे, वो ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे, लेकिन ठेकेदार मानने को तो तैयार था नहीं। तो ठेकेदार मानने को तैयार नहीं था। उसी क्रम में उसने उन बुनकरों के साथ कुछ दुर्व्यवहार भी किया, बुरा बर्ताव किया। अब भीड़ है, वह बुरा बर्ताव तो बर्दाश्त करेगी नहीं, तो भीड़ ने और उग्र रूप ले लिया और क्या किया कि ठेकेदार की जो कोठी की खिड़कियां थीं, जो फर्नीचर थे, जो चीनी मिट्टी के सामान थे, सबको तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि उसका जो स्टोर रूम था, जो भंडार गृह था, जहाँ पे अनाज वनाज वो रखता था, उसमें घुस गया और उसके भंडार गृह में व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर लूटपाट मचाया। और जब उसकी कोठी के अंदर ये सारी घटनाएं हो रही थीं, तो जब ठेकेदार को लगा कि अब इस भीड़ को मैं नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा, तो अपना घर छोड़ के भागा और दूसरे गांव में जाकर शरण लेने का प्रयास किया। लेकिन दूसरे गांव के लोग भी, चूँकि किसान ही तो थे, वो भी जानते थे, वो भी किसान, वो भी मजदूर थे, वो भी जानते थे कि यह ठेकेदार कहीं न कहीं हमारे भाई बंधुओं का ये शोषण कर रहा है, तो उन्होंने भी उसको शरण देने से मना कर दिया। अल्टीमेटली अंतोगत्वा 24 घंटे बाद जब सेना आई, तो सेना ने एक प्रकार से उस ठेकेदार के बचाव में फायरिंग किया या जो भी किया, तो उसको ठेकेदार को उसने बचाया। लेकिन इस दौरान जो विद्रोह हुआ, जो जन संघर्ष हुआ सेना और जनता के बीच में, उसमें लगभग 11 बुनकर जो थे उनको गोली लग गई। तो आज हमने पढ़ा भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। तो भूख एक अभिशाप है। यह इस जीवमंडल पर हर उस जीवित वस्तु के लिए अभिशाप है कि जिसके अंदर जान है। जब व्यक्ति को भूख लगेगी तो अपनी भूख को समाप्त करने के लिए वह किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करने को तैयार होगा, और जब उसके सामने समस्याओं का अंत नहीं होगा, तो इस दौरान जो शासन करने वाला व्यक्ति होगा, जो शासक होगा, उसके विरुद्ध एक जन विद्रोह अपने आप छिड़ जाएगा। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। अगला टॉपिक हमारा होगा 1848 उदारवादियों की क्रांति। तो धन्यवाद, वीडियो देखिए और नोट बनाते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।